सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का पहला प्रकरण लोहे के औजार और खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 8 को शुरू। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते हुए देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियाँ जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे और प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। यानी कि वो एक दुकान पर, लोहे की दुकान पर ये देख रहा था कि लोहार कैसे काम करते हैं, कैसे लोहे से औजार बनाते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। आप देखते होंगे कि आप अपने दैनिक कार्यों में छोटी जो सुई है वहाँ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें जैसे कि बस है, एरोप्लेन है, साइकिल है, आपके कक्ष के दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब कुछ हज़ारों चीज़ें हैं वो लोहे की बनी हुई है। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं और इनके बारे में हमने अध्याय 4 में भी पढ़ा था कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि महापाषाण किसे कहते हैं। तो महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्रें बनाई जाती हैं। तो हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा था कि कैसे पुरातत्वविदों को महापाषाण कब्रों में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ लोहे के औजार भी मिले थे। ये देखिए, आपको याद होगा हमने देखे थे कि कैसे उन्हें घोड़े के लिए सामान मिला था। नीचे की ओर ये कुल्हाड़ियाँ और कटार ये मिले थे। ये सारे सामान पुरातत्वविदों को महापाषाण कब्रों से मिले थे। तो इसके बाद देखिए कि करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। यानी कि धीरे धीरे इन लोहे के औजारों का जो उपयोग है वो बढ़ने लगा और इसका प्रमाण भी मिलता है। अब देखिए कि इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल भी शामिल हैं। और अध्याय 5 में भी हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन है वो बढ़ गया था। तो आपको याद होगा कि उस युग में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए थे। तो एक तो ये था कि लकड़ी के फाल के स्थान पर अब जो हल के फाल थे वो लोहे के बनने लगे थे। इससे क्या हुआ, जो कठोर ज़मीन थी उसे आसानी से जोता जाने लगा और साथ ही साथ इससे फसलों की उपज है वो बढ़ गई थी। और दूसरा ये हुआ था कि लोगों ने क्या किया कि धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इससे पहले क्या करते थे वो लोग कि खेतों में बीज छिड़कते थे और बीज छिड़क करके धान की फसल है वो उपजाते थे। अब लोगों ने क्या किया, बीज छिड़कने की बजाय पौधों का रोपण शुरू कर दिया, यानी पानी में इन पौधों को ऐसे रोपने लगे, छोटे छोटे पौधों को। तो इससे क्या हुआ कि पैदावार है वो ज़्यादा हुई, यानी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ गया था। तो इसके साथ साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और क्या अन्य कदम उठाए गए। दो तो हमने अभी अध्याय 5 में भी पढ़ा था कि नए औजार और रोपाई का। तो इसके अलावा था सिंचाई। तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं का और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। और जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और नई रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय भी बनाए जाने लगे थे। इसके बाद देखिए कि आगे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट को हमें भरना है। तो इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए हुए परिवर्तन दिखाई दिए हैं। इन खाली स्थानों में सही वाक्यों को भरिए। तो जैसे नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4,
ये जो 4 आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। इन सबको क्रम के अनुसार यहाँ पर हमें भरना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए चार्ट में लिखा है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। तो ये धन उन्हें कहाँ से मिलेगा? तो वो क्या करते थे, वो किसानों से कर लेते थे। अब जब किसानों से कर लेते हैं तो किसान कर अदा करने के लिए क्या करेगा? तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यानी यहाँ पर जो ये नंबर 3 पर है, ये यहाँ पर आ जाएगा कि कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। यहाँ पर नंबर 3 भर देंगे। इसके बाद अब उत्पादन कैसे बढ़ेगा? ये सब सिंचाई से संभव था। जब सिंचाई होगी तो अब क्या होगा? सिंचाई करने के लिए राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन को खर्च किया। तो यहाँ पर हम नंबर 4 वाला वाक्य भरेंगे। इसके बाद जब राजा योजना बनाते हैं और धन वगैरह खर्च करते हैं, तब क्या है, लोग वो परिश्रम करते हैं, यानी लोगों के द्वारा मेहनत की जाती है। तो जो पहला वाक्य है वो यहाँ आ जाएगा। जब लोग परिश्रम करेंगे तो इससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान है वो क्या है, राजा को आसानी से कर दे सकेंगे। जब किसान कर देंगे तो राजस्व बढ़ेगा और इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता है वो घट गई थी, यानी कि उत्पादन तो अब अधिक से अधिक होना ही था। तो यहाँ पर हम नंबर 2 वाला वाक्य भरेंगे। तो इस तरह से सिंचाई से देखिए क्या क्या परिवर्तन आए। उसके बाद है कि गाँवों में कौन रहते थे। तो देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो सबसे पहले हम दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं। तो उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में यानी कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को, यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़्यादा भूमि है, तो उन बड़े बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला और साधारण हलवाहों को उन्नार कहा गया। और तीसरा था भूमिहीन मजदूर और दास। ये जो लोग थे इन्हें कडेसियार और अधिमई कहा गया। यानी कि तमिल क्षेत्र में 3 तरह के लोग थे, वेलल्ला, उन्वार, कडेसियार और अधिमई। अब हम बात करते हैं इसी देश के उत्तरी हिस्से की, यानी भारत के इस ऊपर वाले हिस्से की। तो इसमें क्या है, गाँवों का जो प्रधान व्यक्ति था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और जो ये पद था वो आनुवांशिक था। आनुवांशिक का मतलब जैसे मानो कि सबसे पहले दादा वो ग्राम भोजक हैं, उसके बाद उसके पुत्र वो ग्राम भोजक बना, उसके बाद उसका बेटा वो ग्राम भोजक बनेगा। तो इस तरह से जो ये पद था वो आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है वो ग्राम भोजक कहलाता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके खुद के दास और मजदूर होते थे, वही काम करते थे। तो इसके अतिरिक्त ये प्रभावशाली होने के कारण ज़्यादातर राजा भी इन्हें कर वसूलने का काम सौंप देते थे। तो ये कर भी वसूलते थे, इसके साथ साथ ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब बात करते हैं हम दूसरे स्थान की कि दूसरे किस प्रकार के लोग यहाँ रहते थे। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और इनमें दास कर्मकार आते थे। यानी कि जो उत्तरी हिस्सा है उसमें भी 3 तरह के लोग हुए। तो पहला ग्राम भोजक, दूसरा गृहपति और तीसरा दास कर्मकार। अब ये जो दास कर्मकार होते हैं इन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी और अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। इसके बाद हम बात करेंगे प्राचीन तमिल रचनाओं के बारे में कि प्राचीन तमिल रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए कि जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहते हैं और इनकी जो रचनाएं वो करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य क्यों कहा जाता है?
तो देखिए, इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। यानी कि मदुरई में एक कवियों की सभा थी, एक सम्मेलन था, और उसमें सभी कवियों की रचनाओं को एकत्रित किया गया, उन्हें एक स्थान पर संकलित किया गया और उसे संगम साहित्य कहा गया। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यानी अभी हमने जो तमिल क्षेत्र में 3 तरह के लोग पढ़े थे, एक तो ये वेल्लल्ला और उनियार और कडेसियार और अधिमई, ये सारे नाम हमें संगम साहित्य में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मदुरई स्थान है वो कहाँ पर है। तो चलिए हम इसे मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मानचित्र है उपमहाद्वीप का, और इसमें सबसे नीचे की तरफ दक्षिणी भारत में देखिए आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पांड्यों के पास है, ये है मदुरई। और यहाँ पर कवियों का सम्मेलन हुआ और सभी कवियों के रचनाओं को एक स्थान पर संकलित किया गया और जिसे संगम साहित्य कहा गया। तो ये तो हमने पढ़ा गांवों के बारे में कि गांवों में किस तरह के लोग रहते थे और उन्हें क्या कहते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नगरों के बारे में कि नगर में हर नगर में कोई ना कोई कहानी होती है और ये कहानी उन नगरों के बारे में क्या बताती है। तो नगर के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।